ये बोलना मुझे हमेशा ही बहुत असहज करता है। पुलिस वाला होने की अपनी सीमाएं हैं। बातें कम और काम ज़्यादा वाली प्रवृत्ति हो जाती है, और काम भी जिस तरह से हम काम करते हैं तो हम लोगों को टारगेट करते हैं और उनका जो भी लीगल ट्रीटमेंट हो सकता है वो करते हैं। आप सभी मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमारी जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके कारण हम धीरे धीरे करके बातें कम करने की उस पर आ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि बातें कम करनी पड़े, हमारा काम जो है वो बोले हमारी तरफ से। आज के इस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया है तो कोशिश करूंगा जो मेरी समझ है उसके बारे में 2 मिनट आपसे बात करने की। पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा प्रिंसिपल साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आज आने का मौका दिया। एडीएम साहब और हमारे बहन जी बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ सभी को, आप सभी का भी बहुत आभार। जिस पर्पज़ से आप सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जिस पर्पज़ से आपने मुझे बुलाया है उसके बारे में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी इंटेलेक्चुअल बातें भी यहाँ पर हुई। कई लोगों ने बहुत डिटेल में उनके बाबा साहब के बहुत जीवन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहीं, बहुत विस्तार से बताया। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, खासतौर से जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, पहली बार तब मैंने चीज़ों को, क्योंकि इतिहास मेरा विषय कभी नहीं रहा, मैं साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ, बायोलॉजी बैकग्राउंड से, तो इतिहास से दूर का नाता था, बहुत दूर था। यूपीएससी में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है। हिस्ट्री में आप सबने पढ़ा होगा एक चीज़ कि आखिर हमारा देश लंबे समय तक गुलाम रहा है ना। बहुत कम विश्लेषण मिलता है कि आखिर हम इतने लंबे समय तक गुलाम क्यों रहे। एक ऐसा देश जिसमें संसाधनों के नाम पर, जिसे हम सोने की चिड़िया कहते रहे हैं हमेशा ही, है ना। हमें कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था पहले और फिर कुछ लोग लूट करके लेके चले गए। एक ऐसा देश जो कि संसाधनों के मामले में सोने की चिड़िया हो, एक ऐसा देश जहाँ पर आबादी के मामले में भी दुनिया की चंद सबसे ज़्यादा बड़ी आबादियों जितनी आबादी रहती हो, और वो देश आसानी से बहुत छोटे छोटे समूह थे जिन्होंने भारत पर हमले किए, उनके अंडर में गुलाम हो गया। और गुलाम भी ऐसा कि 2-2 हज़ार साल तक लगातार गुलाम बना रहा। जब आप इतिहास को पढ़ते हैं, जितना मैंने समझने की कोशिश की, मैं दावा नहीं कर रहा कि जो मैं कहने वाला हूँ वो अक्षरशः सही है, पर जितना मैंने समझा अपनी तैयारी के दौरान इतिहास को पढ़ के, मैंने लगातार इतिहास के हर फ्रेम में ये महसूस किया कि हमारे देश का एक दास काल लगातार चल रहा था। बाहर से आने वाले सिर्फ उसका फायदा उठा रहे थे। कोई भी देश या कोई भी समाज, कोई भी इकाई तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि उस देश का हर समाज, हर वर्ग, हर व्यक्ति उस देश के विकास में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हो। हमारा देश जो वर्णों में भी बटा हुआ था, जातियों में आज तक बटा हुआ है। कुछ लोग जन्म से ही कुछ बिना किए बहुत कुछ हासिल करने की शक्तियां रखते थे, और बहुत सारे लोगों को इस बात के लिए लगातार बाध्य किया जाता था कि तुम क्योंकि पर्टिकुलर कम्युनिटी में पैदा हुए हो, तुम्हारा एक ही काम है दासता करना। जब आप किसी देश की बहुत बड़ी आबादी को दास बने रहने के लिए मानसिक रूप से मजबूर करते हैं, तो वो चाहे जो भी आए उसकी दास्ता करने को तैयार है। उसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं मुगलों की दास्ता कर रहा हूँ, अंग्रेजों की कर रहा हूँ, हूणों की कर रहा हूँ, सुकारों के, शक, हूण, जितने भी हमलावर आए उनमें से किसकी कर रहा हूँ, क्योंकि उसे तो दास्ता ही करनी, उसे तो बताया ही नहीं गया कि कुछ आज़ादी जैसी चीज़ भी होती है। और फिर हम उस पूरे इतिहास में कुछ छोटे छोटे दियाओं को जलते हुए देखते हैं, दीपों को जलते हुए देखते हैं, जो लोगों को बताने की कोशिश करता है कि हमारी दास्ता का समाधान एक ही है कि हमें से हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कम से कम व्यक्ति समझना शुरू करे। आज़ादी के ठीक पहले के हम पूरे दौर को देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे नाम हमारे सामने आते हैं जहाँ पर कि लोग समाज को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि दास्ता का एक ही समाधान है कि आप पहले खुद में ये विश्वास करें कि इंसान होना सबसे पहले है, बाकी सब कुछ उसके बाद में आता है। और फिर हम बाबा साहब को देखते हैं जो कि इस पूरे संघर्ष में सूरज की तरह चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो खुद को स्थापित करने के साथ साथ इस देश को वो दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो दिशा हम बहुत दूर चलकर नहीं आए हैं, पर हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। एक बहुत फेमस लाइन है उनकी कि यदि आप अन्याय सहते हैं तो आप सबसे बड़ा अपराध कर रहे हैं। और अन्याय करने वाला कौन है ये समझना बहुत जरूरी है। हमें से हर एक व्यक्ति पढ़ाई करके अपने अपने जगहों पर पहुंचा है, पर हम पढ़ पा रहे हैं, ये समाज, ये देश पढ़ पा रहा है क्योंकि कभी संघर्षों के दौरान ये स्थापित करने की कोशिश की गई
कि हर व्यक्ति को बराबर के अधिकार होने चाहिए, हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। हम इतिहास में एक अयोग्यता पर आधारित प्रणाली पर चल रहे थे, इसलिए हम गुलाम थे लगातार। जब आप एक पूरे देश की बहुत बड़ी आबादी को जन्म से ही अयोग्य घोषित कर देते हैं, तो आप व्यवस्था बनाते हैं कि कुछ लोग राज करेंगे और कुछ लोग उस राज में उन राज करने वालों की सेवाएं करेंगे। हम जिस व्यक्ति की जयंती पर आज यहाँ पर इकट्ठे हैं, उस व्यक्ति ने पहली बार ये व्यवस्था की, या उस व्यक्ति ने पहली बार ये कोशिश बहुत बड़े पैमाने पर की। छोटी कोशिश पहले भी दिखाई पड़ती हैं, पहली बार इतने बड़े पैमाने पर कि कानून बना करके व्यवस्थाएं बनाई गई कि हर एक व्यक्ति को संघर्ष करने का मौका मिलेगा, हर एक व्यक्ति को अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिलेगा। तो आज़ादी हमारे देश की वो लाइन है, जब हम अयोग्यता आधारित व्यवस्था से योग्यता आधारित व्यवस्था की ओर बढ़ते हैं। हम अभी तक वहां पहुंचे नहीं हैं, हो सकता है 100 साल और लगेंगे हमें। और वो 100 साल अगर लगेंगे तो 100 साल इसलिए लगेंगे क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति कई जातियों को अपने से नीचे मानता है, और जब वो ये मान रहा होता है तो तय कर रहा होता है कि हमसे भी ऊपर कई जातियां हैं। हर व्यक्ति, चाहे वो जिस वर्ण का हो, समस्या किसी पर्टिकुलर वर्ण में नहीं है, समस्या हम में से हर एक दिमाग में है। हम में से हर एक व्यक्ति इस बात में बड़ा खुश होना चाहता है कि यार मुझसे नीचे है इसकी जाति। बड़े गर्व से लोग बताते हैं, और हर वर्ण के लोग, आप सबको भी टकराते होंगे, बड़े गर्व से ये कहते हुए लोग उन्हीं के वर्ण के अन्य जातियों में कि वो जाति तो हमारे से नीचे आती है। जब तक आप किसी जाति को अपने से नीचे मानते हैं, तब तक आप बहुत सारी जातियों से नीचे हैं। और अगर ईमानदारी से, क्योंकि आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, अगर ईमानदारी से देखा जाए तो तब तक आप इंसान तो नहीं हैं कम से कम। हो सकता है कुछ लोगों से ऊपर आप खुद को मान लें, पर इंसान होना मुश्किल हो रहा है ना, इसीलिए तो जाति के आधार पर आप अपने आप को गर्व दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि मेरा सारा गुरूर जो है मेरी जाति में छुपा हुआ है, पर आप इंसान बन पाए क्या अभी तक? जिस दिन आप इंसान बन जाएंगे उस दिन आप दूसरे इंसान को जाति या धर्म या फिर गैर जरूरी चीजों के आधार पर छोटा तो नहीं मानेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा स्ट्रगल इसी बात का है कि भाई मुझे योग्यता से पहचानो ना, मुझे इस बात के आधार पर क्यों पहचाना जाएगा कि मैंने जन्म कहां लिया था? क्या जन्म लेना मेरे हाथ में था? और जन्म के आधार पर किसी की योग्यता का निर्धारण करने का अधिकार किसने दिया आपको? हो सकता है उस 2000 साल में भी जब देश गुलाम था, बहुत सारे लोग जिन्हें की दास्ता करने के लिए विवश किया गया, हो सकता है उनमें से बहुत सारे अच्छे सिंगर्स होते, बहुत सारे अच्छे कलाकार होते, हो सकता है बहुत सारे अच्छे योग्य पदों पर पहुंचने लायक लोग रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे। जब ब्लैक वर्सेस व्हाइट का विवाद चल रहा था दुनिया में, तो व्हाइट्स का यही कहना था कि हम तो श्रेष्ठ हैं क्योंकि हम दिखते श्रेष्ठ हैं, हमें ऊपर वाले ने सफेद बनाया है इसलिए हम बड़े श्रेष्ठ हैं। ब्लैक्स को बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी ये बताने के लिए कि तुम्हारी चमड़ी का रंग तय नहीं करेगा कि तुम योग्य हो या नहीं हो, हमारे साथ कंपटीशन करके बताओ कि योग्य हो या नहीं हो। और आज आप देख सकते हैं वो हर क्षेत्र में इस चमड़ी के रंग को चुनौती देने में सक्षम है। क्या किसी की बॉडी का कलर तय करेगा कि वो योग्य है या नहीं? हम सभी, चाहे वो इंडिया की बात नहीं, हम पूरी दुनिया की बात कर सकते हैं, हम सभी इस मानसिक बीमारी से शिकार हैं कि हम किसी न किसी बेहद गैर जरूरी चीज के आधार पर खुद को बड़ा मानना चाहते हैं। मैं सुंदर दिखता हूं इसलिए मैं बेटर हूं। क्यों? ये आपने चुना है। आप कैसे पैदा हुए हैं इसमें सिर्फ आपके माता पिता की भूमिका है और किसी की नहीं। क्या वो आपका योग्यता का आधार बन सकता है? क्या वो आपके श्रेष्ठ माने जाने का आधार बन सकता है? क्या वो इस बात का आधार बन सकता है कि आप दूसरे व्यक्ति को खुद से नीचा मानने लगे? 70-75 साल में काफी दूर चल करके हम सभी आए हैं, और अभी ये बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत लंबा संघर्ष है, और हर व्यक्ति के लिए लड़ाई है, जैसा मैं पहले ही कह रहा हूं, क्योंकि ये बीमारी सभी में है कि वो दूसरों को अपने से छोटा मानने के बहाने ढूंढता रहता है। क्यों मानना है किसी और को छोटा? किसी और को छोटा मानने का मतलब है कि कोई और आपको छोटा मानेगा। महिलाओं की लड़ाई इतनी लंबी क्यों है? वो खत्म होना नहीं चाहती कहीं पर भी, पूरी दुनिया में। जब भीमराव अंबेडकर जी हिंदू कोड बिल बना रहे थे, बहुत विरोध हुआ उनका कि आज हम उसके बिना देश को सोच सकते हैं।
बहुत सारी लड़कियां हैं यहाँ पर अपनी योग्यता के बल पर पहुंची हैं। क्या उनमें से किसी को पता है कि आपको उत्तराधिकार का अधिकार भी नहीं था? पर जब वो अधिकार दिया जा रहा था तब बहुत विरोध हो रहा था। इस बात का विरोध कि अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि शायद हमारी परंपरा ऐसा कह रही थी। नहीं, परंपरा नहीं कह रही। हम अधिकार इसलिए नहीं देना चाहते किसी भी व्यक्ति को क्योंकि हमें लगता है कि इसको अधिकार देने का मतलब मेरा अधिकार कम हो रहा है। ये वो सोच है जिस सोच से लड़ाई है, और ये लड़ाई हर जगह पर है। ये किसी पर्टिकुलर कास्ट को नहीं लड़नी है लड़ाई, ये हर एक व्यक्ति को ये लड़ाई लड़नी है। अगर यहाँ पर बैठे हुए लोग या अन्य वे सभी लोग जो कि बाबा साहब के नाम पर कार्यक्रम करते हैं, यदि वो वास्तव में थोड़ा बहुत भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं तो उन्हें समझ में आता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर नहीं आता है तो उन्हें समझने की ज़रूरत है कि ये संघर्ष जो है हमारा, हम में से हर एक व्यक्ति का अपने साथ है। हम में से हर व्यक्ति खुद को दूसरों से बेहतर मानने की प्रक्रिया में बहुत सारे लोगों को छोटा बनाने की कोशिश करता है। हम अपने अधिकार नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि हमें लगता है कि सीमित संसाधन है, हम अपने अधिकार छोड़ देंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। देश की आबादी का बहुत बड़ा रिसोर्स है जो कि कुछ चंद लिमिटेड लोगों के हाथ में है, हम सभी जानते हैं ना। पर होना क्या चाहिए था? तकनीकी रूप से अगर देखा जाए, क्या इस देश में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति का इस देश के संसाधनों पर बराबर हक है या नहीं है? माता पिता की संपत्ति में सारे बच्चों का हक बराबर होता है या नहीं होता है? या कहते नहीं तू छोटा वाले, तू बाद में आया, तू थोड़ा कम रख लेना। कानूनी रूप से भी और प्राकृतिक जो न्याय का सिद्धांत है वो भी यही कहता है कि देश के संसाधनों पर हर एक व्यक्ति का बराबर का अधिकार है।